जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। कंपटीशन शाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस सीरीज़ में हम जो एक आर का टेस्ट सीरीज मैंने शुरू किया था, वो श्रृंखला आज भी जारी है। इसके पहले जो मैंने टेस्ट पेपर सीरीज़ जो रही हैं वो पीसीएस मंत्रा की रही हैं। आज हम जीएस वर्ड का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें दोस्तों 8-10 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के हैं, वो जो 2022 के हैं। पहले ये था कि ये पीसीएस आर का जो है एग्ज़ाम है वो अप्रैल मई में होगा, तो वो सारे क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो कंपाइलेशन जो था वो 2022 के मंथ से रिलेटेड था। तो वो करंट अफेयर्स अब वो रेलेवेंस उसकी नहीं रह गई है, इसलिए मैंने वो 8-10 क्वेश्चन जो है स्किप कर दिया है। बाकी जो कंपाइलेशन है जीएस का वो सारा हम देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले। तो ये जो जितने भी ऑप्शन हमारे हैं, बुर्जहोम, मेहरगढ़, कोल्डिहुआ, ये सारे नवपाषाण कालीन स्थल रहे हैं। तो जिसमें कि ये जो नवपाषाण काल की जो प्राचीनतम बस्ती के जो साक्ष्य हैं ये मेहरगढ़ से मिले थे। तो ये जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में है और ये लगभग 7000 वर्ष पुरानी है और इसी में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। और ये जो हमारा बुर्जहोम है ये कश्मीर में स्थित एक नवपाषाणिक पुरुस्थल है जिसमें कि गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बने हुए हैं। और कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद में प्रयागराज में स्थित है, ये भी नवपाषाणिक स्थल है जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो कि 6000 वर्ष ईसा वर्ष पूर्व साक्ष्य ये है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं, लेकिन इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती, तो वो हमारा मेहरगढ़ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो महात्मा गांधी 1924 में, जो 1924 में कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी 1924 में महात्मा गांधी जी ने की थी और वो कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुई थी। और ये जो 40वां अधिवेशन रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 1924। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। और जैसे कि 1925 जो ये हमारा ऑप्शन है, ये श्री सरोजिनी नायडू जो है उन्होंने इसकी कांग्रेस की जो अध्यक्षता 1925 में कानपुर में हुई थी, तो ये सरोजिनी नायडू जी ने की थी। और ये मतलब दूसरी महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। पहली जो हमारी थी, अगर पहली महिला पूछा जाएगा तो वो एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो वो सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगी, जो कि 1925 में कानपुर में उन्होंने अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन 1924 हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी ने बेलगांव में कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सैंधव स्थल से R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं। तो R37 जो कब्रिस्तान है वो लोथल के गोदीवाड़ा, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, हड़प्पा में। क्योंकि जो ये लोथल था ये गुजरात का ये एक बंदरगाह वाला क्षेत्र था, जो उस टाइम में जो हमारा व्यापार होता था, तो यूनान और मिडिल ईस्ट एरिया में जो जितने व्यापार होते थे वो ये लोथल से होता था, एक बंदरगाही क्षेत्र था। और मोहनजोदड़ो जो था, इससे कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी। कालीबंगा जो ऑप्शन दिया है इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते रहे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, वो कालीबंगा से। लोथल से हमारा जो है बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और जो ये हड़प्पा है यहाँ से R37 कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1916 का जो लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। तो इसके बाद जो है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था। इसके पहले क्या था कि 1907 में जब सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे अध्यक्षता को लेकर के, कि बाल गंगाधर तिलक इसकी अध्यक्षता करेंगे कि नहीं। तो इस विषय को पे लेकर के बहस हो गई थी। इससे क्या था, गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे, जो कि 1916 तक अलग ही रहे। इसके बाद एनी बेसेंट जी के सहयोग से और बाल गंगाधर तिलक जी के सहयोग से जो है दोनों एक साथ मंच पर आए। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस का दोनों का एक साथ मंच पर उन्होंने मंच से साझा किया, दोनों एक साथ काम भी किए। वो 1916 में जो है लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था कांग्रेस का, तो ये राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से सत्य कथन की पहचान करनी है। संलेखना पद्धति का उल्लेख जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा है जैन धर्म जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। तो जो संलेखना पद्धति का उल्लेख है वो जैन धर्म में ही है, ये राइट है, ये हमारा सही हो जाएगा। संलेखना मतलब क्या होता है? संलेखना होता है कि व्रत और मतलब अपने शरीर को बहुत ही कष्ट दे के उपवास करके शरीर को त्याग करना। जैसे संलेखना चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने संलेखना विधि अपनाई थी, श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों में जाकर अपना शरीर त्याग दिया था। तो संलेखना का जैन धर्म में बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना संलेखना पद्धति अपनाकर अपने शरीर का त्याग किया है। तो संलेखना पद्धति हमारे जैनिज्म से रिलेटेड है। और जैन धर्म में जो है, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन इसीलिए तो जाना जाता है। 7 अगस्त 1905 को जब कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन की स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो 7 अगस्त 1905 को शुरू होगी। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई? तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हमारी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। और फिर इसमें आगे ये हुआ कि स्वदेशी आंदोलन, जिसमें कि खुद का शिक्षा साहित्य स्वदेशी हो उसकी बात की गई थी। स्वदेशी विद्यालय साहित्य अपना खुद का हो, हम उनका फॉलो नहीं करेंगे। तो वो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। और फिर उसके बाद जो है लागू कब हुआ बंगाल विभाजन? तो वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था, जो कि कर्जन के समय में। और कर्जन ने ये भी कहा कि बंगाल जो हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है और मेनली क्या था, वहाँ पे राष्ट्रीयता का एकदम गढ़ बन चुका था, हब बन चुका था। तो कर्जन ने सोचा कि इसको बांटा जाए। तो जब हम बांट देंगे तो उसमें जो चेतना है, राष्ट्रीयवादिता है, वो लोगों में फूट पड़ जाएगी, लोग अलग हो जाएंगे। तो ये जो राष्ट्रीयता की ये जो क्रांति है, जो आग जल रही है लोगों में, वो कम हो जाएगी, वो बट जाएगी। तो चीज़ें अपने आप अगर बट गई तो वो फिर वो जो चेतना है वो कम हो, जागृत जो हुई है, सब एक साथ एकता में शक्ति है जिसे कहते हैं, तो वो हमारी कम हो जाएगी। तो बंगाल का विभाजन का मेन जो उसका मोटो था वो कर्जन का यही था। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है। सेकंड हमारा है जौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन बंगाल अभियान पर था और पीछे शहजादे जो जौना खां था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जो जौना खां था वो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था। तो हमारा इसमें हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि जो निज़ामुद्दीन औलिया है वो एमबीटी के बारे में नहीं बोला था, वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। निज़ामुद्दीन औलिया से जो है गयासुद्दीन तुगलक जो था वो मिलना चाह रहा था, तो उसी पे उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि जनाब दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। वो कहते भी थे अगर वो पीछे से दरवाजे से आएगा, आगे से दरवाजे, अगर वो मुझसे मिलने आएगा तो मैं पीछे वाले दरवाजे से निकल जाऊँगा। वो मिलना ही नहीं चाहते थे। तो ये हमारा गलत, क्योंकि ये जल्दबाजी में ये क्वेश्चन हमारा गलत भी हो सकता है, किसी से भी गलत हो सकता है। तो इसलिए निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और जो जौना खां नाम था वो गयासुद्दीन तुगलक का नाम नहीं था, वो एमबीटी का नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जो है बचपन का वो जौना खां था। तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दी गई थी, और इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? रुपया डॉलर की विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। इसमें क्या क्या सही था? तो इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हमारा 1930-31 में शुरू हुआ था, और इसके प्रारंभ करने के पूर्व जो है गांधी जी ने सरकार को अपनी एक मांग रखी, जिसको 11 सूत्री मांग कहते हैं, कि अगर सरकार हमारी ये बात मानती है तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। तो ये 11 सूत्री मांगों में क्या क्या था कि
भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी। लेकिन रुपया और डॉलर का जो विनिमय दर है उसको कम करने की बात नहीं की गई थी। तो हमारा सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा, फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कथन की व्याख्या सही है। जो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की थी। तो इसमें हमारा जो है दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन के कहने पर ही जो है ये जो विलियम बेंटिक था उसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और 1829 में ये जो धारा 17 थी, इसके अनुसार सती प्रथा को बैन किया गया था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के उनके कहने पर, राजा राम मोहन ने जी के कहने पर बेंटिक ने इस अधिनियम को पास किया था। उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसको पास कराने में, अधिनियम को, और इसकी अगुवाई राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ये दोनों ही हमारा सही हो जाएगा, ए और दोनों कथन सही हैं, और ये आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय की अगुवाई में जो है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बैन किया था। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें सूची दी गई है, इसको मिलान करना है कि, तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए तो इसमें 1-2 तो आपको आते ही होंगे और उसी के बेसिस पे आपको ऑप्शन राइट करना है। तो सूरसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार जो था उससे रिलेटेड थे। अरबिंदो घोष का नाम अलीपुर बम मामले से आता है। काकोरी कांड कांड नहीं, षड्यंत्र, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र से संबंधित थे, भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे। तो इसमें हमारा ए का जो है 2 सही हो गया, बी का 3rd, सी का 4th, डी का 1st। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था, वो तारीख फिरोज शाही का लेखक था। तो जो जियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म था वो बुलंदशहर में हुआ था, ना कि गोलकुंडा में हुआ था, और वो MBT जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जिंदा दिल के पद पर था, और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रह के तारीख फिरोज शाही और फतवाहे जहांगीरी लिखी थी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो 2nd और 3rd दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि ये MBT के टाइम पे भी रहा है और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी। तो जो तारीख फिरोज शाही थी और फतवाहे जहांगीरी जो थी, ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लिखा था, और ये मोहम्मद तुगलक का समकालीन भी था। इसका जन्म बुलंदशहर में हुआ था। तो ये 2nd एंड 3rd हमारा सही हो जाएगा, 1st हमारा गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किस अधिनियम के अनुसार बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके अनुसार बर्मा जो है तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है 1935 ये हो जाएगा। इसमें जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए, मतलब ये क्रोनोलॉजी जो है इसकी लगानी है कि सबसे पहले क्या। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे था, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था, फिरोज शाह कोटला जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे था, दीन पना हुमायूं। तो जो ऐबक था वो जो गौरी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, तो सबसे पहले ये आएगा। अलाई दरवाज़ा खिलजी वंश उसके बाद आता है, तो ये अलाई दरवाज़ा उसने बनवाया। फिर 1290 से 1320 तक जो है खिलजी वंश का शासन रहा। उसके बाद जो है तुगलक का टाइम पीरियड रहा है, 1320 से लेकर के लगभग 1390 समथिंग रहा है। तो फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बना था। उसके बाद फिर हमारा आता है मुग़ल वंश, तो मुग़ल में जो हमारा दीन पना बना था। तो इसकी जो क्रोनोलॉजी है ये हमारा सही हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1st, 4। इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा फर्स्ट आएगा, फिर उसके बाद अलाई दरवाज़ा होगा, उसके बाद फिरोज शाह कोटला आएगा, फिर उसके बाद दीन पना। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम से जो रिलेटेड जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया था। तो ये जो करो और मरो, डू और डाई का जो था, ये महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था, जिसमें ये था कि हमें मतलब किसी भी तरीके का प्रयत्न करना पड़ जाए, हमें आज़ादी तो लेनी है, तो कैसी भी स्थिति है अंग्रेज़ों से तो अब
अंग्रेज़ों को भारत से अब भगाना ही है, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए, डू और डाई वाली स्थिति आ जाए। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 8 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस की बैठक जो हुई थी बॉम्बे में ग्वालियर टैंक में हुई थी, वहाँ पे 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। और 8 अगस्त को 1942 को बैठक हुई, उसमें फिर ये हुआ कि अगले दिन जो है 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है 8 अगस्त को बात हुई, उसके बाद अगले ही दिन जो है जीरो आवर 9 अगस्त को जो है जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे, उनकी प्रेजेंस थी, उनको जो है अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। और ये आंदोलन जो है लेकिन उन लोगों के माध्यम से सफल नहीं हुआ, और जो नेता थे उन्होंने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन में डू और डाई जो है, करो और मरो की का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार इसकी क्रोनोलॉजी हमको सेट करनी है। तो जो जजिया था वो 1564 में समाप्त कर दिया था, घोड़ों को दागना 1574 में, प्रांतों का गठन जो था 1580 में, मनसबदारी 1575 में आई थी। तो सबसे पहले जजिया समाप्त किया 1564 में, घोड़े को दागने की जो प्रथा थी वो 1574 में, और प्रांतों का गठन जो हुआ था वो 1580 में हुआ था। मनसबदारी जो है 1575 में शुरू हुई थी। तो इसकी जो क्रोनोलॉजी जो है सबसे पहले आएगा जजिया 1564, उसके बाद 1574 घोड़ों को दागना, प्रांतों का गठन 1580 में हुआ था, मनसबदारी 1575। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें क्या था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में था, क्योंकि उस टाइम पे घनानंद का शासन था और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए वहाँ की जो स्थिति थी, दुर्लभ संधि मतलब एक होता है षड्यंत्र, जैसे कि डिप्लोमेसी हो गया कि वहाँ पे घनानंद को हराना बहुत बड़ी बात थी, तो वो कैसे हराया जाए, और उस समाज की तत्कालीन जो सामाजिक आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ जो क्या थी उन सब के बारे में इस मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त की बुक थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चाणक्य ने उनको सम्राट बनाने के लिए क्या क्या स्थिति, क्या क्या डिप्लोमेसी अपनाई, उस सब के बारे में जो है इस बुक में लिखा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसमें हमारा दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री, सभा एवं समिति ये प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई हैं। और जो सभा है वो वृद्ध एवं अभिजात जो सीनियर सिटीजन जो होते थे और बहुत ही समृद्ध लोग होते थे, तो वो उनकी सभा थी, जो कि एक तरीके से मंत्री परिषद का काम करती थी, और समिति में सामान्य जनता सम्मिलित होती थी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। उत्तर वैदिक काल में विदत का उल्लेख नहीं था, तो 17 का सी हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी एक नेहरू रिपोर्ट में की गई सिफारिश नहीं थी? तो मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता की थी। नेहरू रिपोर्ट में इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू मत समझ लीजिएगा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू समिति, जो कि 28 अगस्त 1928 को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया था, पृथक निर्वाचन मंडल को अस्वीकार कर दिया गया था। तो उसमें ये था कि फिर इन्होंने जो है, जब वो था साइमन कमीशन की बात की गई थी, तो ये भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया। तो इसमें ये अंग्रेज़ों ने ये भी बोला कि ठीक है, आपको अपना संविधान बनाना है, तो फिर आप ऐसा हो कि उसमें फिर कोई विरोध ना करे, तभी आपका संविधान जो है स्वीकार होगा। तो मोतीलाल नेहरू ने 28 सूत्री मांग जो थी वो मोतीलाल नेहरू सामने रखे, और इसमें ये हमें बताना है कि कौन सा नहीं था। तो नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों की मांग इसमें रखी गई थी। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी था। गवर्नर जनरल की स्थिति में संवैधानिक मुखिया तक ही रहेगी, ये भी सही था। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया गया, कौन सी नहीं थी? तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल था वो 1909 का जो मॉडले मिंटो था एक्ट, उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल जो था वो 1909 का मॉडले मिंटो वाला जो एक्ट था उसमें ये जो है स्थापित हुआ था, ना कि नेहरू रिपोर्ट में। तो नेहरू रिपोर्ट में हमारे तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 4th हमारा गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो ये औरंगजेब के टाइम में, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक तो था ही, उसके लिए फेमस ही था, लेकिन उसने हिंदू मूर्तियों मंदिरों को भी तोड़वाया था, जजिया को पुनः लगवाया था, हिंदू विरोधी कई कार्य उसने किए थे, लेकिन उसके ही टाइम पे सबसे ज़्यादा मनसबदारी मतलब मनसबदारों की संख्या थी। और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत जो है अकबर के टाइम पे हुई थी, हमने पीछे डिस्कस भी किया है 1575 में। शाहजहाँ का काल जो है मुगल स्थापत्य स्वर्णकाल का काल कहलाता था। जहांगीर का काल जो है मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता था। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है औरंगजेब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया था। सेकंड उसका जो कारण है, मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास करेगी। तो जो मैकाले था वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने की बात कही थी, और 1813 के चार्टर एक्ट में ये शिक्षा पर ये बात कही गई थी। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी भारतीयों के लिए। और ये सिर्फ इसलिए था, अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ इसलिए लानी थी ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि जो उनको अच्छे क्लर्क मिल सके, जिससे कि उनका प्रशासनिक कार्य, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स थे वो अच्छे से हो सके, ना कि इसके लिए नहीं कि हाँ उनकी वैज्ञानिक और तकनीकी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इसलिए वो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को नहीं लाना चाहते थे। उनको सिर्फ क्लर्क चाहिए, उनको बाबू वाला काम चाहिए भारतीयों से, सिर्फ इसलिए अंग्रेजी शिक्षा लाई गई। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हमारा ए सही हो जाएगा और आर हमारा गलत हो जाएगा। ए सही था, आर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एटॉल प्रवाल वित्तीय क्षेत्र कौन सा है? तो जो भारत में लक्षद्वीप प्रमुख एटॉल, जो एटॉल मतलब होता है जो गोल गोल वलयाकार होती हैं प्रवालें, गोल गोल चट्टानें, उसके आसपास जितनी भी ये प्रवाल द्वीप, इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। रिंग के टाइप का होता है, तो इसको प्रवाल भित्ति बोलते हैं। और ये कई क्षेत्रों में पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब प्रवाल भित्ति वाले, ये प्रवाल भित्ति के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। तो इसमें जो है, तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें इसमें तो ऐसा दिया नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो हम लक्षद्वीप कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गेल के द्वारा किया गया है। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों से पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम को व्यवस्थित करें। मतलब जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, सबसे पहले कहाँ आता है और कहाँ समाप्त हो जाता है? तो सबसे पहले हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप में आता है, लगभग ये मई के लास्ट मई में ये स्टार्ट हो जाता है। इसके पश्चात जो है, इसके बाद जून में है वो बॉम्बे में, फिर उड़ीसा में प्रवेश करता है, फिर जून के प्रथम सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में सक्रिय हो जाता है। तो 23 का भी सबसे पहले अंडमान में, फिर केरल में, फिर बॉम्बे में, फिर उड़ीसा में। जो अरब सागर वाली जो ये शाखा है, क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून ये प्रायद्वीप के कारण 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर की। तो ये सबसे पहले हमारा केरल में बारिश कराएगा, उस अंडमान में बारिश कराएगा, उसके बाद केरल में, उसके बाद बॉम्बे में, फिर इधर उड़ीसा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो भारतीय मानसून को जो है प्रभावित ITCZ भी करता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीनो। अभी इस बार आपने देखा होगा कि एल नीनो की वजह से ही हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, उतनी बारिश नहीं हुई। तो ये सारे भारतीय मानसून को, और जो ला नीना है उससे क्या होता है, भारतीय मानसून अच्छा हो जाता है, बारिश अच्छी होती है। तो ये सारे जो ये सारे फैक्टर जो है भारतीय मानसून के लिए योगदान करते हैं भारतीय मानसून में। तो सारे जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीना, ITCZ सारे, क्योंकि ITCZ वहाँ बनता है जहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जहाँ पे बहुत एकदम वहाँ का लो प्रेशर वहाँ पे हो जाता है, गर्मी होती है जहाँ पे, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पे एकदम वैक्यूम वाला जो क्षेत्र हो जाता है, तो वहीं खाली वायु जो दाब है, एयर प्रेशर वो बहुत कम हो जाता है, उसी को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। तो मेन ये सारे चारों फैक्टर हमारे काम करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा किस शाखा से प्राप्त करता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून से भारत जो तमिलनाडु है वो उत्तर पूर्वी लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। इसीलिए कावेरी नदी ऐसी नदी है जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून से भी, जब वो कर्नाटक से ओरिजिन उसका होता है, वहाँ से भी उसको बारिश मिलती है, और जब वो उत्तर पूर्वी वाला मानसून जब उससे वर्षा होती है तो कावेरी को वहाँ से भी वर्षा प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होता है, कावेरी कभी पूरे साल भर सूखती नहीं है। इसीलिए कावेरी जल विवाद भी मुद्दा रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक में हमेशा डिस्प्यूट रहता ही है उसके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन जो है, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु को वर्षा प्राप्त होती है। कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि जो जलोढ़ दोमट मृदा जो होती है, एलुवियल सॉइल जो होती है, वो प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की जो नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ जो है पत्थरों को काट के लेके आती हैं, और लास्ट में वही जो है डेल्टा का निर्माण होता है, वो सारा जो है गाद के रूप में उसको जमा कर देती हैं, वही हमारा डेल्टा बन जाता है। और ये जलोढ़ और दोमट मृदा जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में उत्तरी मैदान के आसपास और नदी घाटियों में पाई जाती हैं। और इस जो दोमट मृदा है, जलोढ़ मृदा, उसमें पोटास, चूना, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त सभी सारे ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के से रिलेटेड है, कौन सा कथन सत्य है? इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। और दूसरा है, उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो गेहूं जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है, जो कि फर्स्ट में चावल है, गेहूं दूसरी नंबर पे है, और ये उत्तर पश्चिम भागों में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। और ये गेहूं की जो फसल है, जैसे पूछ लेता है रबी की फसल है कि खरीफ की, तो ये रबी की फसल है, और ये शीत ऋतु में जो है उगाई जाती है। मतलब जो इसके बाद जब ठंडियों में इसकी खेती होती है, और इसको उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसका जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी में ये जो है गेहूँ हमारा उगता है, इसकी खेती होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा दोनों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमेरा परियोजना हमारी रावी नदी पे है। दुलहस्ती चेनाब में है। तिलैया हमारी बराकर नदी पे है। बची तिपाई मुखी हो गया हमारा बराक। तो दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं, एक आध क्वेश्चन जैसे हमसे नहीं बनता है, जैसे ये 3 आ रहा है तो आप वो भी सही कर ले जाओगे। चमेरा रावी नदी पे, दुलहस्ती चेनाब में, तिपाई मुखी जो है बराक नदी पे, और तिलैया परियोजना बराकर नदी पे, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए है, तो मैग्नीज वेल्लारी कर्नाटक का जो है, हीरा पन्ना में पाया जाता है, तांबा हमारा छिंदवाड़ा में, और अभ्रक जो है हजारीबाग में। तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवास गुजरात में है, औरैया उत्तर प्रदेश में, कैथलगुड़ी हमारा असम में, मैथान हमारा बिहार में। ये सारी गैस विद्युत परियोजनाएं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें ना समुद्री बंदरगाह है, तो राज्य में मिलान करना है। अलेप्पी हमारा केरल में है, इन्नौर तमिलनाडु में है, पारादीप उड़ीसा में है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपघर्षण क्रिया क्या है? अपघर्षण मतलब एब्रेजन। जैसे कि क्या होता है कि कठोर चीज़ें जो होती हैं आपस में घिसती हैं, जैसे नदियाँ अपने साथ पत्थरों चट्टानों को बहा कर लेके जाती हैं, तो आपने देखा होगा आपको चिकने चिकने पत्थर देखने को मिलते हैं, तो वो पत्थर आपस में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या, इसमें एब्रेजन उसको बोलते हैं। तो इसमें दिया है कि रेत के कणों का बहना, पदार्थों का रूप परिवर्तन करना, कौन सा है? तो ये क्रिया जो हमारी कठोर पदार्थों को काटना,
बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, सब एक दूसरे से मतलब उसमें एब्रीजन होता है और घिसते घिसते वो एकदम चिकने पत्थर हो जाते हैं और वो छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि नदी के किनारे वो फिर अपना जब गिरा देती हैं तो वो पत्थर चिकने चिकने रहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कठोर पदार्थों को काटना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन पहाड़ियों को साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले जो है ये जो कार्डेमम पहाड़ी इलायची की पहाड़ियाँ हैं ये केरल तमिलनाडु में स्थित है, और अन्नामलाई की जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु और केरल दोनों में फैली है। इसको एलिफेंटा की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं अन्नामलाई को। अन्नामलाई की जो पहाड़ी इसको एलिफेंटा, इसको भी ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो अन्नामलाई पहाड़ी को एलिफेंटे पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और नीलगिरी पर्वत जो है इसको ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। पालनी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं, अन्नामलाई की ओर नॉर्थ ईस्ट में ये स्थित है। तो इसका सीक्वेंस जो हमारा हो जाएगा ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है। सबसे पहले हमारा कार्डामम आएगा, उसके बाद हमारा अन्नामलाई आएगा, उसके बाद हमारा नीलगिरी आएगा, फिर उसके बाद पालनी सबसे ऊपर है। जावदी, पालनी, सेवराई ये सब जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हम बहुत गलत करते हैं क्योंकि इसमें दक्षिण से उत्तर पूछता है। आप ऐसे देखोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा नीलगिरी है तो सबसे ऊपर है, उसके बाद ऐसे लगाना है सीक्वेंस, तो वो गलत हो जाता है। हमें क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सबसे पहला जो सावधानी हमको दिखानी है कि हमें क्वेश्चन सबसे पहले सही से पढ़ना है, पूछ क्या रहा है। दक्षिण से उत्तर, तो सबसे पहले हमारा कार्डामम पहाड़ी जो कि सबसे साउथ में हमारी स्थित है। कार्डामम पहाड़ी में ही हमारी जो है अनाईमुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुदी कार्डामम पहाड़ी में ही स्थित है। तो कार्डामम हमारी साउथ में है, उसके बाद हमारा अन्नामलाई आता है, फिर उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर पालनी सबसे ऊपर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बताना है जो सागर अन्य से भिन्न है वो क्या है। काला सागर, पीला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर। तो इसमें आपको क्या एकदम डिफरेंट दिख रहा है? तो इसमें सबसे जो यूनिक चीज़ है वो हमारा ये है कि कैस्पियन सागर तो ये झील है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि इसलिए इसको हम सागर बोलते हैं। बाकी जो काला सागर, पीला सागर, लाल सागर है, ये रेड सी, येलो सी, ब्लैक सी, ये सारे हमारे सागर हैं। लेकिन कैस्पियन हमारी एक लेक है, ये झील है, इसलिए ये सबसे अलग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैस्पियन सागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से द्वितीय श्रेणी की उच्चावच क्या है? देखिए क्या होता है कि पहली श्रेणी की उच्चावच जो है वो महाद्वीप, महासागर, ये प्रथम श्रेणी में हमारा महाद्वीप, हमारा सागर पहली श्रेणी में आ जाता है। और द्वितीय श्रेणी में क्या होता है कि जैसे पर्वत, पठार, मैदान, जो इंटरनल फोर्स से जो निकल चीज़ें बनती हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, इसके अंदर की जो उससे आकृतियाँ बनती हैं, तो ये सब हमारा द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। 1 2 3 राइट ऑप्शन हमारा 1 2 3। पर्वत, पठार, मैदान, आपको ये याद रखना कि पर्वत, पठार, मैदान जितने भी हैं ये आकृतियाँ जैसे आंतरिक बल, अंतर्जात बल होता है उससे जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट होती हैं वो हमारा द्वितीय श्रेणी में आता है। महाद्वीप, महासागर तो पहले से ही बने हुए हैं, ये हमारा मतलब पहले से क्या बने हैं, ये प्रथम श्रेणी में प्रथम उच्चावच वाली आकृतियाँ हैं। उसके ऊपर जो बनती हैं जैसे महाद्वीप, महासागर के ऊपर ही पर्वत, पठार और मैदान बनते हैं, तो वो इतना आपको याद रखना है, वो द्वितीय श्रेणी की है। प्रथम श्रेणी कि महासागर और महाद्वीपों का निर्माण पहले हो गया था, पर्वत, पठार, मैदान ये जो है उसके ऊपर बनती हैं, तो ये सेकंड में जो है उच्चावच आकृतियाँ हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा 1 2 3 तीनों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें महाद्वीप और महासागर होता तो वो ऑप्शन हमारा नहीं होता, तीनों हमारा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियाँ सिल व डाइक किस प्रकार की चट्टानों से बनती हैं? तो ये जो सिल और डाइक है वो अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टानों से बनती है, जो कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है वो पूरा बाहर नहीं निकल के आता। मैग्मा अगर जब बाहर निकलेगा तो वो लावा कहलाता है। वही मैग्मा अगर अंदर जो है उससे आकृतियाँ बन जाती हैं, जैसे कि बहुत गर्म होता है, कहीं दरारों में वो जम गया तो उससे ये सिल और डाइक जैसी डिज़ाइन बनती हैं। तो वो पूछा है कि किस तरह की चट्टानों में वो उसको माना जाएगा, तो वो अंतर्वेदी
मतलब वो अंदर ही चट्टानों, वो सिल और डाइक की आकृतियाँ बन जाती हैं, वो बाहर नहीं आ पाती। वो मैग्मा हमारा बाहर नहीं आ पाता, वो अंदर ही रह के सिल और डाइक की जो है आकृतियाँ वहीं पे निर्माण उसका हो जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा अंतर्वेदी मध्यवर्ती चट्टान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो एलुशियन जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये सही है। टोंगा हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। प्यूटोरिको जो है वो हमारा दक्षिण अटलांटिक में नहीं है, वो हमारा उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। सुंडा गर्त हमारा जो है वो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। तो ये एलुशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर। टोंगा, अगर दोस्तों आप 2-3 बार इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। एलुशियन गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है। टोंगा हमारा दक्षिण प्रशांत महासागर में है। प्यूटोरिको हमारा नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, ना कि दक्षिण अटलांटिक में। सुंडा हमारा हिंद महासागर में स्थित है। तीनों हमारे सही हो जाएंगे। सी हमारा गलत हो जाएगा। प्यूटोरिको हमारा नॉर्थ अटलांटिक में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है सत्य कथन की पहचान करनी है। एल तरंगों की खोज एच.डी. लव विद्वान ने की थी। भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप मूल पर होती है। थर्ड है एस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती है। इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो भूकंपी तरंगे जो होती है मेनली 3 प्रकार की होती है, एल, पी, एस, एल। तो जो एल तरंगे हैं वो सबसे लंबी अवधि वाली तरंगे हैं, उन्हें धरातली तरंगे कहा जाता है। और इसकी जो खोज है, एल तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी, ये बिल्कुल सही है। भूकंप की जो, और फिर उसके बाद जो है भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता जो है भूकंप मूल पर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि ये पी के बाद ही आती हैं। सबसे पहले पी तरंगे आती है, उसके बाद एस आती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो जापान में टाइफून है, वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात है, और ये जो विली विली है ये उष्ण चक्रवात है। ये ऑस्ट्रेलिया के तट पे आता है, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और टाइफून, हरिकेन, विली विली जो है ये सारे जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। सी हमारा गलत हो जाएगा। विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, वेस्ट इंडीज़ में हरिकेन, जापान में टाइफून, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। इसको चक्रवात के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर देती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, और इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा, आगे वीडियोस आएंगी। ये सीरीज़ बहुत लंबी चलेगी जब तक आरों का आपका सब लोगों का पेपर नहीं हो जाता है। और मैं एक बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगी, एक अच्छा कंटेंट आपको दिलाऊंगी, आप मतलब खुश हो जाएगा आपका मन। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।